हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कोहलर की थ्योरी के बारे में। इन्होंने इनसाइट थ्योरी दी है, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसे कहते हैं अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। ठीक है। और सीखने के इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सूच का सिद्धांत, बहुत सारे नाम हैं। तो बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, तो इसीलिए आपको भी सारे नाम याद रखने होंगे, है ना। नहीं तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा नाम क्या कह रहा है। ठीक है। तो इसलिए सारे जो नाम हैं उनको ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा, ताकि क्योंकि दिमाग में ही रखिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉपी में तो लिख ही लेंगे आप। ठीक है। अब क्या है इनसाइट थ्योरी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब भी इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी प्रक्रिया को सूझ या अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखता है। सूझ क्या है ये हम आपको बताएंगे अभी। जब आप इनका एक्सपेरिमेंट सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत ही मज़ेदार है ना। वैसे सारे एक्सपेरिमेंट मज़ेदार थे, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जो मज़ेदार नहीं था। ठीक। जब भी एक व्यक्ति किसी पाठ को सीखता है तो वो सीखने से संबंधित परिस्थिति के हर पहलू को समझने की कोशिश करता है। भाई, जब भी आप कोई नया लेसन पढ़ते हैं तो उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, आप हर तरीके से उसको, अगर आप उसके सारे एस्पेक्ट को समझ लेते हैं तो आपको फिर समझ में आ जाता है कि इस चैप्टर में या इसमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। तो आप सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में वह परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं का नए ढंग से प्रत्यक्षण कर संगठित करने का प्रयत्न करता है, परसेप्चुअली ऑर्गेनाइज्ड करने का उसको प्रयत्न करता है, ताकि समस्या का समाधान आसानी से हो जाए। जब वह परिस्थिति के भिन्न भिन्न पहलुओं को अच्छे से समझ लेता है तो उसको नए ढंग से जो है वो जोड़कर आपसी के जो संबंध हैं उनको बता देता है। जैसे हमने आपको अलग अलग टर्म्स के बारे में, चीज़ों के बारे में बताया, आपको सारे टर्म समझ में आ गए। तो जब आपको सारे टर्म समझ में आ जाएंगे ना, तो आप नए ढंग से जो है वो परसेप्चुअली ऑर्गेनाइज्ड करके चीज़ों को समझ जाएंगे और बता देंगे कि भाई ऐसी चीज़ है। और ये चीज़ जो होती है ये अचानक से उत्पन्न होती है ना, जिससे हम आहा अनुभव, है ना, या सूझ कहते हैं। अचानक से ये चीज़ उत्पन्न होती है, किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं है। भाई, मैंने आपको बताया कि टीचिंग ये होती है, टीचिंग के मेथड्स ये होते हैं, प्रॉब्लम्स ये होती हैं, फंक्शंस ये होते हैं, मैक्सिम्स ये होते हैं। सारी चीज़ें हमने आपको बताई, आपने सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया। तो जब आपने सारे एस्पेक्ट को अच्छे से समझ लिया तो आपके अंदर एक सूझ उत्पन्न हुई। ठीक है। इसी सूझ के बारे में बात की गई है। किसने बात की है? कोहलर ने बात की है इसकी, कि जो सूझ होती है ये अचानक उत्पन्न होती है। किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है कि हमने आपको 10 दिन एक चीज़ बताई तब आपको समझ में आया। नहीं, आपने जब सारे पहलू समझ लिए तो आपको तुरंत खटाक से समझ में आ गया कि भाई ये बात है। ठीक है। इस तरीके से वो समस्या का समाधान करने पर बल देते हैं कि जो समस्या का समाधान है, जैसे थॉर्नडाइक कह रहे थे कि भाई ट्रायल और प्रैक्टिस से होता है। भाई, जितनी ज़्यादा आप ट्रायल करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उससे होगा। स्किनर क्या कह रहे थे कि भाई आपको जो है रीइंफोर्समेंट मिलेगा, उससे होगा। ये क्या कह रहे हैं कि अचानक से उत्पन्न होगा। जब आप सारे एस्पेक्ट को सीख लेंगे तो अचानक से उत्पन्न हो जाएगा। उसके लिए आपको इतने ट्रायल और इतनी प्रैक्टिस और इतनी सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। सीखने वाले व्यक्ति में जैसे ही सूझ उत्पन्न होगी वैसे ही क्या होगा, वो सही अनुक्रिया कर देगा। जैसे ही उसे समझ में आ जाएगा वैसे ही वो, जैसे आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, अगर आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर की अगर हम बात करें तब तो आप कहानी लिख देते हैं। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें और अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है या किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, भाई जैसे न्यूमेरिकल है, क्या वही न्यूमेरिकल आते हैं जो बुक में? नहीं। आप क्या करते हैं, उस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको आप उस तरीके से कर लेते हैं। तो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है, सारे फॉर्मूले, सारे स्टेप्स अच्छे से समझे, तभी तो कर पाते हैं। नहीं समझा तो क्या कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो सीखने वाले व्यक्ति में जैसे ही सही सूझ उत्पन्न हो जाती है वैसे ही वो सही रिस्पॉन्स करने लगता है। उस तरीके से व्यक्ति सही रिस्पॉन्सेस को करना सीख जाता है। कोहलर तथा कोफा ने इस व्याख्या से ये स्पष्ट किया कि जो लर्निंग है वो धीरे धीरे नहीं बल्कि एकाएक होती है, फटाफट होती है, सूझ के द्वारा। इसके लिए प्रैक्टिस और ट्रायल और एरर की ज़रूरत नहीं होती है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो मानुष, बंदर, मुर्गी, कुत्ता, बहुत सारे लोगों पर इन्होंने किया है। ठीक। सबसे पहले जो बताया गया उसकी बात कर लेते हैं कि उनके द्वारा 1913 से 1918 के बीच जो एक कैनरी द्वीप है, वहाँ सुल्तान नामक जो है वो वन मानुष था, उस पर प्रयोग को किया गया है। सुल्तान नाम है भाई उसका, है ना। और बहुत ही वो मतलब समझदार है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा समझदार है, उसके बारे में बात की गई है। तो सब लेकिन कोहलर के जो सबसे अधिक बुद्धिमान वरमानुष है, उसका जो नाम सुल्तान है, उस पर 2 तरीके के प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, पहला जो प्रयोग किया गया है वो क्या किया गया है, एक्सपेरिमेंट ऑन स्टिक प्रॉब्लम। स्टिक प्रॉब्लम से जो रिलेटेड है कि सुल्तान नामक वनमानुष को एक बड़े से पिंजड़े में बंद कर दिया गया। वो भूखा था। पिंजड़े के बाहर टेबल पर केला रख दिया गया और पिंजड़े में 2-2 छड़ी रख दी गई, जिसकी बनावट कुछ ऐसी थी कि अगर वो उस छड़ी को जोड़ लेगा तो वो जोड़कर लंबी सी हो जाएगी। केले को बाहर रखा देखकर सुल्तान ने अपने हाथ पैर बारी बारी से, मतलब बहुत ही वो ना भूख लगी है उसे और केला रखा है, उसे दिख रहा है लेकिन उसे मिल नहीं रहा है। फिर वो जो छड़ियाँ रखी थी उनके सहारे केले को पिंजड़े से अंदर खींच लेने का प्रयास करता है, परंतु उसे सफलता नहीं मिलती है क्योंकि केला जो है वो दूर था और छड़ी जो थी वो छोटी थी, अलग अलग पड़ी हुई थी। निराश होकर उसने ऊपर से नीचे हर तरीके से देखा, उसे समझ में आ गया कि कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसने सोचा चलो खेल ही लेते हैं, तो उन दोनों छड़ियों के सहारे उसने खेलना प्रारंभ कर दिया। अब वो खेल रहा था, अचानक से क्या हुआ कि दोनों छड़ी जो है वो एक दूसरे से जुड़ गई। अब वो जैसे ही जो छड़ी थी वो जुड़ गई तो क्या हुआ कि जो वन मानुष था वो उत्साह, मतलब बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि भाई वो जब जुड़ी तो वो लंबी हो गई है ना, और जब वो लंबी हो गई तो उसने टेबल पर रख के जो केला था उसको खींच लिया और केला अंदर ले लिया और खा लिया। ठीक, तो जब इस तरीके से हुआ तो भाई कोई भी खुश हो जाएगा, है ना। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, बॉक्स रिलेटेड था। बॉक्स क्या ये किया गया कि बॉक्स ये भी इसी पर किया गया, इसको एक बड़े कमरे में बंद कर दिया गया जिसकी छत से केला लटका दिया गया। अब इस कमरे में अलग अलग तीनों कोनों में 3 बक्से रखे थे। सुल्तान भूखा था, उसने केले को देखा, उसने उछलने की कोशिश की पर उसे केला तो मिला नहीं क्योंकि वो ऊंचा था। फिर क्या किया, उसने एक बक्सा रखा, उसने बक्सा देखा, उसने सोचा बक्से पर चढ़ूंगा तो मिल जाएगा, उसने बक्सा रखा, उस पर चढ़ा, फिर वो नहीं पहुंच पाया। फिर उसने कहा हटाओ, रहने दो, शायद नहीं मिलेगा। फिर उसने दूसरा बक्सा रखा। फिर मतलब खेल खेल में वो खेल रहा था उन बक्सों से। खेल खेल में जब वो तीनों बक्से एक के ऊपर एक उसने रख दिए तो फिर उसने उछल कर केले को प्राप्त कर लिया। ठीक है, इस तरीके से उसने केले को प्राप्त कर लिया। तो ये चीज़ें अचानक हुई, है ना। ट्रायल और उन चीज़ों के द्वारा या मतलब उस तरीके से नहीं प्राप्त हुई, अचानक उत्पन्न हुई कि अगर 2 पे रखा, 3 पे रखा तो फिर वो केले तक पहुंच गया। तो ये थ्योरी जो है ये किसने दी है, कोहलर और कोफा ने दी है, और इसे ही क्या कहा गया है, आपकी इनसाइड थ्योरी कहा गया है। इनसाइड थ्योरी के बारे में ये कहा गया। अब ये कुछ टर्म्स हैं अलग अलग कि वो हम समझ लेते हैं कि क्या विशेषताएं हैं, इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। ठीक, तो सीखने की प्रक्रिया जो है वो सूझ पर आधारित है। पहली बात तो ये हो गई कि सूझ व्यक्ति में अचानक उस समय आती है जब वो अपने लक्ष्य पर पहुँचने के उपायों के बीच में एक परसेप्चुअल रिलेशनशिप बना लेता है। सूझ उत्पन्न होने से ये आवश्यक है कि प्राणी के सामने जो समस्यात्मक परिस्थिति है वो उसे ठीक ढंग से इंस्पेक्शन कर ले। भाई उसने कमरे में देखा, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, इंस्पेक्शन कर लिया, उसके बाद उसने केले को प्राप्त कर लिया। ठीक, डायरेक्ट अटेंशन एंड एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर, जो निदेशित ध्यान और अन्वेषणात्मक बिहेवियर है। सूझ द्वारा सीखने में व्यक्ति का ध्यान समस्यात्मक परिस्थिति के लिए भिन्न भिन्न हिस्सों पर निर्देशित होता है। वह समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार एक के बाद एक परंतु सोच समझ कर करता है। ठीक है, जैसे केला प्राप्त करने के लिए पिंजरे से हाथ बढ़ाना, फिर पैर बढ़ाना, फिर छड़ी बढ़ाना, है ना। तो कुछ एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर हैं ये इस तरीके के। निष्क्रियता की अवस्था भी हो जाती है कि जब प्राणी जो है वो समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सप्लोरेटिव बिहेवियर करता है, फिर भी उसे समस्या जो है वो समाधान नहीं मिलता है तो भाई अपसेट हो जाता है। ठीक, उसके बाद सडन एक्ट ऑफ इनसाइट। कोहलर का कहना है कि जो प्राणी है वो समस्या का समाधान करने के प्रयास में जब निष्क्रिय हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद अचानक ही उसमें अपने आप से सूझ उत्पन्न हो जाती है और वो समस्या का समाधान कर लेता है। ठीक, उसके बाद सूझ के द्वारा जो सीखने की जांच है ना, स्थानांतर टेस्ट ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट ट्रांसफ़र। कोहलर का ये विचार था कि जो प्राणी ने किसी समस्या का समाधान करना सूझ के द्वारा सीखा या नहीं, इसकी जांच जो है वो स्थानांतरण के द्वारा आसानी से की जा सकती है। अगर उसने सूझ द्वारा सीखा है तो उसमें स्थानांतरण का गुण होगा। ठीक, और अगर उसने प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखा है तो उसमें स्थानांतरण का गुण नहीं होगा। ठीक, तो फिर ऐसे अनेक परीक्षण उन्होंने वनमानुष को स्थानांतरण का गुण देखने के लिए किए। जब धीरे धीरे ये चीज़ क्लियर हो गई तो फिर उन्होंने ये चीज़ बताई कि भाई ऐसा होता है। ठीक, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये है कि सूझ के द्वारा जो कौशल होता है उसका जो छात्र मतलब सूझ के द्वारा सीखे गए जो कौशल होते हैं
छात्र एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में उनका प्रयोग कर पाता है, ठीक है, सही ढंग से कर पाता है। उसके बाद शिक्षक को चाहिए कि जो क्लासरूम में इस ढंग का एनवायरनमेंट कायम करे कि छात्र जो हैं वो सूझ के द्वारा सीखें, ठीक। और सूझ उत्पन्न करने के ख्याल से विषय या पाठ के सभी पहलुओं का अवलोकन करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो सारे एस्पेक्ट नहीं समझेगा तब तक तो नहीं सूझ उत्पन्न होगी, है ना। तो उसके लिए वो सारे एस्पेक्ट को समझेगा। जब सारे एस्पेक्ट समझ लेगा तो भाई अचानक से सूझ उत्पन्न हो जाएगी, ठीक। ये सिद्धांत सीखने के उद्देश्य के साथ साथ नवीन ज्ञान की आवश्यकता, उपयोग तथा सार्थकता पर भी बल देता है। ये सिद्धांत वृद्धि, सृजनात्मकता, कल्पना, तर्क शक्ति, इन योग्यताओं को अभिविकसित करता है। ये सिद्धांत बालक के द्वारा स्वयं की परिस्थितियों को अवलोकन करने पर, है ना, और सूझ के द्वारा समस्या का समाधान खोजने पर बल देता है, ठीक। ये सिद्धांत वातावरण की महत्ता को स्थापित करता है। अध्यापकों को बालकों के सम्मुख ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे बालक में अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो सके, ठीक है। ये सिद्धांत जो है वो सीखने की प्रक्रिया में यांत्रिकता के संप्रत्यय का जो मैकेनिज्म, मशीन्स है, जो यंत्र हैं, उनके संप्रत्यय का खंडन करता है। अतः यंत्रवत ढंग से विषय वस्तु का स्मरण या अधिगम करने का ये सिद्धांत क्या करता है? खंडन करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। तो ये इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।